बच्चों गुड इवनिंग। सोच रहे होंगे इतनी देर क्या सोच रहे हैं सर, स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। स्टार्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ, एक बात याद आ गई। कल क्लास में बात कर रहा था तो कि सर थोड़ा सा बाकी रह गया, कुछ करें। परीक्षा बहुत नज़दीक आ गई सर। ऑनलाइन क्लास में आप जो पढ़ाते हो ना, उसमें उतना मज़ा नहीं आता जितना ऑफलाइन क्लास में आता। हमने पूछा भी क्यों। सर ऑफलाइन क्लास में आप मजाक भी तो करते हो। तो भाई मजाक वजाक तो देखो जब आमने सामने होते हैं ना तभी होती है। अब आप मुझे दिख नहीं रहे हो, मैं अकेला इस कमरे में, कोई नहीं दिख रहा चारों तरफ, है ना। अब किससे मजाक करूं, दीवारों से या इस लैपटॉप से, किताब से। तो जब हम मिलेंगे, क्योंकि सारा ही टाइम मजाक में नहीं निकालते बेटा, कभी सीरियस होके भी निकालते हैं ना। तो जब मिलेंगे तब हंसी मजाक में पढ़ाएंगे। और अब जो है ना थोड़ी सीरियस हो, एकदम मुंह ऐसे बना लो सीरियस सा, और फिर देख लो, है ना। आज पढ़ेंगे सहसंबंध। क्या पढ़ेंगे, देखो राइटिंग मेरी सुगली हो गई। सहसंबंध, सुगली जानते हो ना। सहसंबंध, कोरिलेशन। कोरिलेशन को पढ़ेंगे। अभी तक पिछले अध्यायों में जितने भी सांख्यिकी विधियों का आपने अध्ययन किया है ना बेटा, वो एक ही चर के विश्लेषण से संबंधित थे। कितने चर थे, एक ही चर का विश्लेषण था। लेकिन सांख्यिकी इतने में खत्म नहीं होती है। एक ही चर आया और खत्म हो गई सांख्यिकी। सांख्यिकी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। एक से ज़्यादा चर हो सकते हैं। तब जब एक से ज़्यादा चर हों, एक से अधिक चर हों, और उनके बीच में संबंध स्थापित करना हो, सगाई करनी हो, ब्याह करना हो, विवाह करना है ना, मैरिज करनी हो, कैसी मैरिज करनी हो आप जानते हैं। तो उन दोनों के बीच में जब संबंध स्थापित करना है तो उन संबंध को कहते हैं कोरिलेशन या सहसंबंध। इज इट क्लियर होगा। लेकिन वो संबंध जो है ना, वो अर्थपूर्ण होना चाहिए। उनके बीच का जो संबंध है वो कैसा होना चाहिए बेटा, अर्थपूर्ण। आप सोच रहे होंगे ये अर्थपूर्ण क्या होता है भाई। अर्थपूर्ण, जिसका अर्थ निकलता है। अब मान लीजिए अर्थपूर्ण संयोग ये है कि जैसे आपने 2 घंटे पढ़ाई करते हैं आप रोजाना, और आपके आए 70%। और अगर आपने 2 घंटे का बढ़ा के 4 घंटे कर दिया तो आपके परसेंटेज आए 90%। यानी 2 से 4 किए तो 70 से 90 हुए। इन दोनों के बीच का जो संबंध है वो अर्थपूर्ण है। कैसा है, अर्थपूर्ण है। और मान लीजिए इसी तरह से कहें कि आपने 2 घंटे पढ़ाई की। जिस दिन 2 घंटे पढ़ाई की, उधर जो अडावता में सवामणि चल रही है वहाँ पे जो है ना 5,000 आदमी जिम में। कितने आदमी जिम में, 5,000। और उसके बाद में थोड़ी देर बाद में आपने 3 घंटे पढ़ाई की, और उधर अडावता में जो है ना 7,000 आदमी जिम में। सवामणि हो गई। क्या इनका आपस में कोई लेना देना है क्या भाई। आपकी पढ़ाई और सवामणि में जिम में से कोई मतलब है कि आपस में रिलेशन है क्या, नहीं ना। तो ऐसे संबंध संयोग हो सकते हैं कि आपने 2 घंटे से 3 घंटे पढ़ाई कर दी और उधर 5,000 से 7,000 बढ़ गई, आपके पढ़ने से 2,000 एक्स्ट्रा नहीं आए वहाँ पे। ऐसे संबंध अर्थपूर्ण नहीं होते हैं, तो इनको सहसंबंध नहीं कहते हैं। ठीक है। तो सहसंबंध किसे कहते हैं, जहाँ अर्थपूर्ण संबंध होते हैं। बोडिंगटन एक भाई साहब थे, अर्थशास्त्री बोडिंगटन। क्या नाम है, बोडिंगटन। उन्होंने कहा कि जब कभी दो या दो से अधिक समूह, दो या दो से अधिक समूह अथवा वर्ग, समूह अथवा वर्ग, उनके बीच में निश्चित संबंध पाया जाता है, उनके बीच में निश्चित संबंध पाया जाता है, उसको सहसंबंध कहते हैं।
क्या कहते हैं? सहसंबंध कहते हैं जब दो या दो से अधिक समूह अथवा वर्गों अथवा श्रृंखलाओं, समूह हो सकते हैं, वर्ग हो सकते हैं, अथवा श्रृंखला हो सकती हैं, तो दो या दो से अधिक समूह या वर्ग या श्रृंखलाएं, इनके बीच में आपस में निश्चित संबंध पाया जाता है, तो इसको कहते हैं सहसंबंध। क्या कहते हैं बेटा? सहसंबंध। इज इट क्लियर? हो गया होगा, है ना? मुझे फील हो रहा है कि आप लोग कह रहे हैं हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गई बात, है ना? ऐसे ही समझ में आती रही, हम बढ़ाते ही सर। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध के प्रकार। सहसंबंध के प्रकार, है ना? सहसंबंध के प्रकार देखो, यहाँ पे मैं हूँ, नीचे की साइड में है ना, देखते रहना। सहसंबंध के प्रकार, कितने प्रकार के सहसंबंध होते हैं? तो सबसे पहली बात करते हैं कि धनात्मक सहसंबंध और ऋणात्मक सहसंबंध। धनात्मक सहसंबंध और ऋणात्मक सहसंबंध। धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध का मतलब दो श्रृंखलाओं में, दो समूहों में, दो वर्गों में संबंध। तो धनात्मक सहसंबंध और ऋणात्मक सहसंबंध। जस्ट अ मिनट, चल रहा है ना? ठीक है। धनात्मक सहसंबंध और ऋणात्मक सहसंबंध की बात जब करते हैं, सबसे पहली बात करते हैं धनात्मक सहसंबंध की, पॉजिटिव जिसको हम कहते हैं। धनात्मक सहसंबंध, पॉजिटिव कोरिलेशन। जब दो श्रृंखलाओं की तुलना करते हैं, दो समूहों की तुलना करते हैं, दो श्रेणियों की तुलना करते हैं, तो एक श्रेणी में चर अगर बढ़ रहे हैं, एक श्रेणी में चरों में वृद्धि हो रही है और दूसरी में भी वृद्धि हो रही है, एक में कमी हो रही है और दूसरी में भी कमी हो रही है, तो इस तरह के जो सहसंबंध है वो धनात्मक कहलाते हैं। कहने का मतलब ये जो है ना, और एक ये जो है ना, ये कहे कि भाई साहब कहें हम तो जाएंगे इधर, तो ये भी कहेगी कि हम भी जाएंगे इधर। ये कहेंगे हम जाएंगे इधर, तो ये भी कहेगी कि हम जाएंगे इधर। और इसने कहा कि हम तो चलेंगे ऐसे 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 ऐसे, तो इसने कहा हम भी चलेंगे ऐसे ऐसे। यानी इसकी दिशा जिधर है उसकी दिशा भी उधर है, तो ऐसे संबंध कहते हैं धनात्मक सहसंबंध। ये उल्टा चले तो ये भी उल्टा चले, ये सीधा चले तो ये भी सीधा चले, ये जंपिंग एंड जंपिंग एंड जंपिंग तो ये भी जंपिंग एंड जंपिंग एंड जंपिंग, ये धनात्मक सहसंबंध कहलाते हैं। ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताऊंगा। एक छोटी सी सारणी से, जैसे दो चर लिया आपने एक्स और वाई, ये मान लीजिए 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, लगातार बढ़ रहे हैं। और इसमें मान लीजिए 100 है, 130 है, 160 है, 190 है, इस तरह से। ये धनात्मक है। ये क्या है? धनात्मक है। क्यों? ये 10, 20, 30, 40 हो रहा, ये 100, 130, 160, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। या इस तरह से हो सकते हैं एक्स एंड वाई। ये मान लीजिए 50 है, 45 है, 40 है, 35 है, 30 है, और ये चले गए 100, 90, 80, 70, 60। ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है। तो इस तरह से संबंध जो हैं वो ऋणात्मक सहसंबंध कहलाते हैं। तो ये तो टाइप हो गया आपको धनात्मक और ऋणात्मक के तौर पर। एक होता है, ये जो मैं मिटा देता हूँ, आप जो है पॉज करके इसको आप अपनी कॉपी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। समरेखीय और अरेखीय संबंध। समरेखीय कहते हैं, या संरेखीय भी इसको कई बार लिख लेते हैं, ऐसे भी लिख लेते हैं संरेखीय, जिसको कहते हैं लीनियर। क्या कहते हैं? लीनियर कोरिलेशन। और दूसरा होता है अरेखीय, अरेखीय सहसंबंध। संरेखीय का मतलब जिसका ग्राफ जो है एक सीधी रेखा बने, ग्राफ जो है एक सीधी रेखा बने, ऐसे सहसंबंध जिनका ग्राफ एक सीधी रेखा बने वो होते हैं संरेखीय, और जिनका ग्राफ एक सीधी रेखा नहीं बने उसको कहते हैं अरेखीय। अब सीधी रेखा का कैसे पता चलेगा ग्राफ का? देखिएगा, मैं बताता हूँ आपको। पता तो चलेगा ही, हम बताएंगे तो पता चलेगा। अब हम इसको मिटा देते हैं, है ना। संरेखीय का मतलब ऐसा है कि दो चर ऐसे हैं, मान लीजिए एक उदाहरण से बताऊं आपको, वैसे नहीं समझाऊंगा।
मान लीजिए ये आपका 2, 4, 6, 8 और 10 है, यहाँ पे 25 था मान लीजिए। तो जिस दिशा में, जिस अनुपात में इसमें वृद्धि हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, 2 का डबल, 2 का ट्रिपल, 2 का 4 गुना, 2 का 5 गुना, इस तरह से बढ़ रहा है ना। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10। तो इसमें भी इसी तरह से बढ़ेगा। 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौके 100 और 25 पंजे 125। तो जिस अनुपात में ये बढ़ रहा है, जिस अनुपात में ये बढ़ रहा है, उसी अनुपात में अगर ये बढ़ रहा है तो इसको कहते हैं संरेखीय। क्या कहते हैं, लीनियर। क्या कहते हैं, संरेखीय से संबंध, है ना। समझ में आई बात। और इसी प्रकार अरेखीय, अरेखीय जो आपके से संबंध है, नॉन लीनियर, जिसका ग्राफ जो है वो लाइन वाला सीधी रेखा नहीं बने, तो ऐसा है। तो उसमें इस तरह की बात आती है, कैसे कि इस तरह बताऊं, जैसे इसमें x है और इसमें y है। मान लीजिए ये 2 है, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया। यहाँ पे मान लीजिए 25 से स्टार्ट हो गया, तो इसमें क्या था, 2 दूनी 4 तिया 2 तिया 6, 2 चौका 8। और यहाँ पे ऐसा हो गया कि बढ़ तो रहा है, 25, 29, 33, 37, 41, ये इस तरह से बढ़ तो रहा है। लेकिन ये जितना अनुपात इनका है, जैसे 1:2, फिर इसका 2:3, इस तरह से जो बढ़ रहा है ना, इसका अनुपात सेम ऐसा नहीं, इसकी तरह से नहीं बढ़ रहा है। इसमें 25 दूनी 50 नहीं हो रहा, यहाँ 2 दूनी 4 हो रहा है, तो यहाँ 25 दूनी 50 होना चाहिए था। सेम ये जो अनुपात है वो इसमें होना चाहिए था। तो ऐसे जो ग्राफ बनेंगे वो जो है वो इस तरह से सीधी रेखा नहीं बनेंगे, कहीं ना कहीं हो सकता है इस तरह के बन जाएं या इस तरह के बन जाएं। तो ऐसे जो ग्राफ होते हैं वो अरेखीय होते हैं। कैसे होते हैं, अरेखीय। तीसरी प्रकार का है जो टाइप्स हैं, सरल से संबंध और बहुमुखी से संबंध। सरल से संबंध को कहते हैं सिंपल कोरिलेशन। क्या कहते हैं, सिंपल कोरिलेशन। और दूसरा है हमारा बहुमुखी कोरिलेशन, जिसको मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टीपल, एक से ज्यादा। सरल से संबंध जहां पे केवल 2 चरों की बात आती है, यानी एक प्रधान चर होता है, एक मेन चर होता है और दूसरा उसका असिस्टेंट होता है। एक प्रधान चर, प्रमुख चर, और दूसरा इसका गौण या आश्रित चर कहते हैं। दूसरा इसका आश्रित चर। जैसे अभी हम x और y की बात कर रहे थे, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, सरल से संबंध। जैसे कीमतों में वृद्धि होने पर मांग में कमी आती है। अगले साल पढ़ेंगे आप मांग का जो नियम पढ़ेंगे, तो मांग और कीमत में जब संबंध पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, जैसे जैसे कीमतों में वृद्धि होती है मांग में कमी आती है। तो ये जो है मांग और कीमत का जो रिलेशन है, इसको हम कहते हैं सरल से संबंध। और बहुमुखी से संबंध का मतलब क्या होता है, बहुमुखी से संबंध, बहुमुखी से संबंध जहां पे एक से ज्यादा चरों पर आश्रितता होती है, एक से ज्यादा चरों पर आश्रितता होती है। जैसे आपके गेहूं का उत्पादन हुआ या सरसों का उत्पादन हुआ, गेहूं के उत्पादन में किसी एक चीज पर निर्भरता की बात आई तो बात है कि जैसे आपने कहा कि हमने बीज की क्वालिटी पे बात करें, बीज पे किया जाने वाले खर्चे की बात करें, तो ये तो हो गया सरल से संबंध। लेकिन गेहूं का उत्पादन निर्भर करता है आपके मौसम पर, आपके पानी पर, आपके खाद पर, आपके पेस्टिसाइड्स पर, कीटनाशक वगैरह जो है उनके ऊपर। तो ये सारी चीज़ों पर निर्भर करेगा, तो एक से ज़्यादा करेगा, तो इस तरह को कहते हैं बहुमुखी से संबंध। क्या कहते हैं, बहुमुखी से संबंध। ये आगे आपके सहसंबंध के प्रकार। क्या आगे, सहसंबंध के प्रकार। अब आते हैं सहसंबंध को ज्ञात करने की विधियां। सहसंबंध ज्ञात करने की विधियां। सहसंबंध ज्ञात करने की विधियां, है ना। एक मिनट, क्या मैसेज आया, मैसेज देख लूँ क्या बीच में। क्लास में मोबाइल यूज नहीं करता, यहाँ पे क्या आ गया, जोधपुर बाड़मेर। चलो, सहसंबंध ज्ञात करने की विधियां। पहली विधि है जो सबसे सरल विधि है, उसको कहते हैं प्रकीर्ण
आरेख, स्केटर डायग्राम, प्रकीर्ण आरेख, प्रकीर्ण आरेख, स्केटर्ड डायग्राम, स्केटर्ड डायग्राम, प्रकीर्ण आरेख। यानी इसमें आरेख के द्वारा जो है सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। आरेख का मतलब डायग्राम के द्वारा जो है वो सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? डायग्राम के द्वारा। अब डायग्राम के द्वारा जब ज्ञात किया जाता है, किस तरह से ज्ञात किया जाएगा, जैसे मैं सीधा उदाहरण के जरिए आपको बताऊंगा। इसमें दो अक्ष बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे? दो अक्ष बनाएंगे। दो चार चित्र बनाऊंगा सीधे सीधे, और उन चित्रों की सहायता से समझाएंगे। देखिएगा, ये होता है नीचे वाला एक्स अक्ष, और ये होता है वाई एक्स। ये आपका एक्स अक्ष और ये वाई एक्स, ये एक्स अक्ष और ये वाई एक्स। इसमें ये एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस, और इसी तरह से इसमें भी एक्स एक्सिस और वाई एक्स। एक्स पर स्वतंत्र मूल्य लेते हैं। एक्स पर क्या लेते हैं? स्वतंत्र मूल्य। और वाई पर जो है वो आश्रित मूल्य लेते हैं। वाई पर कैसे लेते हैं? आश्रित मूल्य लेते हैं। देखिए, मान लीजिएगा आपका ग्राफ इस प्रकार से बना। आपका ग्राफ इस प्रकार से बना, ये बिंदु है। ग्राफ सीधी रेखा है और नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ है। नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ है। तो सबसे पहले हमने जो कहा था ना, धनात्मक, उसमें एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा। ये इधर है तो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे बढ़ा तो ये यहाँ पे बढ़ा, ये यहाँ पे बढ़ा तो ये यहाँ पे बढ़ा। यानी एक के बढ़ने पे दूसरा उसी अनुपात में बढ़े तो उसको कहते हैं टोटली पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव, पूर्णतया धनात्मक सहसंबंध। कैसा? पूर्णतया धनात्मक सहसंबंध। ये मान लीजिए इस प्रकार का बना। सहसंबंध तो है इसमें भी, लेकिन कैसा है? पूर्णतया ऋणात्मक, पूर्णतया ऋणात्मक सहसंबंध। क्यों? एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा है, ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है ना। और मान लीजिए ऐसा है, सीधी रेखा नहीं बन रहा, ऐसे 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 ऐसे, लेकिन इसका ओरिएंटेशन देखिएगा आप, है ना। जा तो रहा है ना ऊपर की ओर ही, जा तो रहा है ऊपर की ओर, तो धनात्मक है, लेकिन पूर्णतया धनात्मक नहीं है। और मान लीजिए इस तरह के हैं, इस तरह के बिंदु। अब ये इधर आ रहा है ना। अगर इसकी बात करें तो रेखा नीचे की ओर आ रही ना, तो ये जो है ऋणात्मक है, लेकिन पूर्णतया ऋणात्मक नहीं है। और चलो इसको छोड़िए, एक बहुत। और कोई सा संबंध इस प्रकार का हो गया, अब इसमें बताइएगा भैया, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पता ही नहीं चल रहा। इसका मतलब नो कॉरिलेशन, कोई भी कॉरिलेशन इसमें नहीं है। तो ये आपको जो है प्रकीर्ण विधि द्वारा सहसंबंध ज्ञात करने की विधियां हैं कि प्रकीर्ण आरेख द्वारा जो है कैसे ज्ञात किए जाते हैं। अब बात आती है कि इसमें सहसंबंध ज्यादा होगा या कम होगा। एक दूसरे के जितने निकट होंगे, ये निकट हैं,
एक दूसरे के जितने निकट होंगे उतनी ही सहसंबंध ज़्यादा होंगे, उतने ही सहसंबंध ज़्यादा होगा, और जो दूरियां जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही सहसंबंध कम होगा। ये हो गया आपका प्रकीर्ण आरेख द्वारा सहसंबंध। इसमें इसके गुण और दोष हो सकते हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हो सकते हैं प्रकीर्ण आरेख के गुण और दोष। पहला गुण तो क्या है, बड़ा फनी लगा आपको, बड़ा आकर्षक लगा, रुचिकर लगा कि ऐसे ऐसे बना दिए। तो पहला तरीका ये है सहसंबंध प्रवृत्ति प्रकट करने का, ये सरल और रुचिकर कह सकते हैं या आकर्षक तरीका है। अगर प्रकीर्ण आरेख के बारे में पूछे गुण आपके। दूसरा, इसको देखते ही, चित्र देखते ही पता चल जाता है कि इसमें से संबंध है अथवा नहीं है। चित्र के द्वारा ही पता चल जाता है कि इनमें संबंध है अथवा नहीं है। तीसरा, चित्र देखते ही ये पता चल जाएगा कि धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो ये तीन गुण बहुत हैं। अवगुण की बात करें तो ये तो पता चल जाता सहसंबंध है कितना, मतलब है कि नहीं है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि सहसंबंध कितना है। कहने का मतलब सहसंबंध का पता तो चल गया कि सहसंबंध इसमें है या नहीं है, लेकिन सहसंबंध की क्वांटिटी कितनी है, कितनी मात्रा में है, उसका परिमाण क्या है, मान कितना है, माप कितना है, वो नहीं ज्ञात कर सकते। तो ये अवगुण में आ गए। इसके क्या आ गए, इसके दोष कह सकते हैं, अवगुण कह सकते हैं। और दूसरी बात, ज्ञात नहीं कर सकते, और ज्ञात थोड़ा बहुत करें तो केवल अनुमान लगा सकते हैं, मात्रा का केवल अनुमान लगा सकते हैं। बस ये दो अवगुण जो हैं वो बहुत हैं आपके लिए। एक विधि होगी प्रकीर्ण आरेख और दूसरी विधि आपकी है, एक भाई साहब आए अर्थशास्त्री जिनका नाम कल भी हमने देखा था, शायद कल या कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। जो प्रकीर्ण विधि थी या विक्षेप विधि कहती थी, उसमें ये दिशा का अनुमान तो हो जाता, दिशा का मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है या नहीं है, उसका तो पता चल जाता है, लेकिन सहसंबंध की मात्रा का ज्ञान नहीं पता चलता। और जब मात्रा का ज्ञान नहीं पता चल रहा था तो ये भाई साहब आए बीच में, कहीं कौन पता चल रहा है, मैं पता करके दूँ। तो कार्ल पियर्सन आए और इन्होंने बताया कि हम बताएंगे भाई, क्या करेंगे, हम बताएंगे। और हम कैसे बताएंगे, हम फॉर्मूला देंगे। क्या देंगे, फॉर्मूला देंगे। और इन्होंने फॉर्मूला दिया आर, आर का मतलब रिलेशन या कॉरिलेशन बराबर सिग्मा एक्स वाई बटा एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। ये समेशन है और ये सिग्मा, सिग्मा याद है ना आपको, मानक विचलन पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो आर तो सहसंबंध गुणांक है, आर तो क्या है आपका सहसंबंध गुणांक है। और यहाँ पे एक्स का मान जो है वो है आपका स्मॉल एक्स लिखा हुआ है मैंने, स्मॉल एक्स बराबर एक्स माइनस एक्स बार, और स्मॉल वाई बराबर वाई माइनस वाई बार, ये याद रखना। और ये आपके पता ही है आपको मानक विचलन है, ये क्या है मानक विचलन। अब जो है इस सूत्र की सहायता से आप आर का मान ज्ञात करेंगे। आर का मान यदि +1 आ गया, आर का मान +1 आ गया तो पूर्ण धनात्मक है। कैसे हैं, पूर्ण धनात्मक है। आर का मान -1 आ गया तो पूर्ण ऋणात्मक है, पूर्ण ऋणात्मक है। और आर का मान 0 आ गया कि मतलब नो कोरिलेशन, नो कोरिलेशन। ठीक है। और इसी कार्ल पियर्सन के इस फॉर्मूले को थोड़ा सा कठिन है, इसको सरल करने के लिए एक संशोधित रूप पियर्सन का प्रयोग में किया जाता है। एक संशोधित रूप किस तरह से प्रयोग में किया जाता है उसको सीधा सीधा लिख लेते हैं कि आर बराबर, यानी इसी को सॉल्व करके आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, समेशन ऑफ एक्स वाई एंड अंडर ऑफ रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है आप यूज कर सकते हैं, ये उसका सरल रूप है, जहाँ x का मान x माइनस एक्स बार, स्मॉल x का मान, और स्मॉल y का मान y माइनस वाई बार। इस फॉर्मूले के द्वारा आप जो है आपका सहसंबंध गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। एक उदाहरण जो है मैं इसका आपको बताऊंगा ताकि आपको सारा समझ में आ जाएगा।
एक सारणी बना लेते हैं। x का मान फिर ज्ञात करेंगे हम यहाँ पे विचलन, x माइनस एक्स बार है ना। फिर एक्स स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी हमको, ये एक्स स्क्वायर का मान यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे आपका y है, y का विचलन y माइनस वाई बार है ना, विचलनों का वर्ग y स्क्वायर, और फॉर्मूले में एक्स वाई भी था ना, डेल्टा एक्स वाई शुरू में था, उसका मान ज्ञात करेंगे। देखिएगा ये है आपका x, क्या है x। जैसे इस सवाल में आपको दे रखा है 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब विचलन ज्ञात कर लेंगे स्मॉल x बराबर क्या लिखा हमने, x माइनस एक्स बार। एक्स बार का मतलब इसका माध्य, माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, 5 6 संख्याएं 8 संख्याएं, कितनी संख्याएं 3 3 6 और 1 7 संख्याएं, इनको जोड़ लो, 8 7 15 6 21 21 5 26 4 30 30 और 5 35, कितना आया 35, और कितनी संख्या है 7, 35 में 7 का भाग दे दिया, कितना आ गया 5, यानी x बार का मान कितना आ गया 5। तो 2 में से 5 घटा दिया, 2 में से 5 घटाया कितना आया 3, 3 में से 5 घटाया कितना आया -2, 4 में से 5 घटाया -1, ये 0 1 2 और 3। यहाँ पे याद करेंगे विचलनों का वर्ग यानी एक्स स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 0 1 2 का स्क्वायर, और ये यहाँ पे आ गया आपका कैपिटल वाई। ये मान लीजिए आपके सवाल में दे रखे हैं 4 7 8 9 10, 7 8 9 10 14 और 18, 14 और 18। ये ज्ञात कर लेंगे आपका स्मॉल y बराबर कैपिटल Y माइनस वाई बार। वाई बार ज्ञात करना पड़ेगा इसमें, वाई बार इनको जोड़ लेंगे, 7 4 11 8 19 19 9 28 28 10 38 38 42 52 52 70, और 70 में कितने का भाग दे देंगे 7 का, कितना आ गया 10 आ गया ना बेटा। 4 में से 10 घटाया -6, 7 में से 10 घटाया -3, 8 में से 10 घटाया -2, 9 में से 10 -1, 10 में से 10 0, 14 में से 10 4 और 18 में से 10 8, ये आपका स्मॉल y आ गया। स्मॉल y का स्क्वायर याद कर लेंगे इसी तरह से, -6 का स्क्वायर 36, माइनस माइनस भाग गया, -3 9, -2 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, ये आपका y स्क्वायर आ गया। और इस तरह से याद करेंगे एक्स वाई, क्या याद करेंगे बेटा एक्स वाई, स्मॉल एक्स वाई जो है स्मॉल एक्स वाई, स्मॉल एक्स कहाँ ये रहा, और स्मॉल वाई कहाँ ये रहा, इन दोनों का गुणा 3 -6 का गुणा किया 18 आया प्लस का, -3 -2 से किया 6 आ गया, -1 -2 को किया 2 आ गया, 0 को -1 से किया 0, 1 को 0 से किया 0, 4 को 2 से किया 8, और 3 को 8 से किया 24, 18 6 2 8 24, ठीक है। समझ में आ रही है बात। ये हमने इरेजर लिया और इधर वाला दिया मिटा, ये लाइन भी मिटा देता हूँ, कोई काम की नहीं, थोड़ा सा स्पेस लेंगे हम इनको। फॉर्मूला था हमारा r बराबर, यहाँ साइड में लिख लेता हूँ, दूसरे वाला जो है इजी किया हुआ, पहले वाले में करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाता है, दूसरे वाले को सीधा सीधा, क्योंकि उसमें मानक विचलन निकालने पड़ेंगे दोनों के, यहाँ पे मानक विचलन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मानक विचलन विधि द्वारा ही ये करते हैं। तो आपको एक तो सिग्मा एक्स वाई की जरूरत पड़ेगी, यानी इनका जोड़ जब हम ज्ञात करेंगे, एक्स वाई का जोड़ सिग्मा एक्स वाई, इनका जब जोड़ करेंगे आप कर लेना, मैं सीधा देख के लिखता हूँ 58, इनका जोड़ आ गया 58। आप कहेंगे क्या देख के लिख रहे हो, 14 24 8 32 32 तो 34 34 6 40 और 18 58,
ठीक है। सिग्मा वाई स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, सिग्मा एक्स स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। सिग्मा ये वाई स्क्वायर हो गया सिग्मा वाई स्क्वायर का जो जोड़ आया वो 130 आएगा। कितना आएगा? 130। मैंने डायरेक्ट देख के लिखा, किताब में है ना मेरे पास है। और आप देख के ना लिखना चाहें, देख के आप कहाँ से लिखेंगे, आपको तो करना ही है, इसलिए आप ऐसे जोड़ेंगे 36, 36 9 45, 45 4 49, 1 50, 50 16 66, 66 64 130। इसी तरह से हम सिग्मा एक्स स्क्वायर का जोड़ मेरे पास लिखा हुआ है 28। कितना लिखा हुआ? 28। आप जो है ऐसे 28 नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको किताब मिलेगी नहीं परीक्षा में। 9 4 13 1 14 1 15 15 4 19 9 28। ठीक है, इतना हो गया भाई साहब, इतना हो गया। अब जो है इसमें मान रख देंगे आर बराबर सिग्मा एक्स वाई का जो जोड़ था वो कितना आ गया? 58 आ गया ऊपर तो, और नीचे अंडर रूट की टोपी पहना दी, है ना, आप जैसे टोपी पहना देते हो ना। 28 गुणा ये 28 आया, और ये कितना आ गया? ये आ गया 130, है ना। तो ये आ गया 58, और 28 को 130 से गुणा किया तो आपका आ गया 3640। 3640, और 58 में 3640 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ गया 60.33। 60.33, और 58 में 60.33 का भाग दिया तो आंसर आया लगभग 0.96। ये सहसंबंध गुणांक पियर्सन का, काल पियर्सन का आ गया 60.33। इसको अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, एक आध सवाल जो है इसको कर लीजिएगा। ये आपके कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है। एक आध इसमें स्पीयरमैन का और है अंतर सहसंबंध गुणांक, उसको एक पीरियड लेके और बता दूंगा मैं आपको, है ना। बाकी आपको अगर सहसंबंध गुणांक पूछे तो अभी के लिए इतना है, मैं इसको मान के चलता हूँ कि ये पूरा हो गया इस संबंध। मैं कुछ एक प्रश्नों का जिक्र करता हूँ कि जैसे दो चरों में परिवर्तन, क्या कहा? दो चरों में परिवर्तन अगर एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा का मतलब एक चर बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है दूसरा भी, तो ऐसे सहसंबंध को क्या कहते हैं? ऋणात्मक कहते हैं, धनात्मक कहते हैं, कोई सहसंबंध नहीं, या जो मर्जी आए कह दो। कौन सा आंसर होगा? धनात्मक सहसंबंध। जब तीन या तीन से अधिक चरों का संबंध एक साथ अध्ययन किया जाता है, तीन या तीन से ज्यादा, यानी दो से ज्यादा ही मान लीजिएगा, तीन का किया जाता है तीन से ज्यादा का, तो वो कैसा सहसंबंध है? नंबर 1 ऑप्शन है सरल सहसंबंध, नंबर 2 ऑप्शन है बहुमुखी सहसंबंध, 3 ऑप्शन है आंशिक सहसंबंध, चौथा ऑप्शन है बेरोइकोनी। तो क्या होगा? बहुमुखी सहसंबंध। तीसरा सवाल जो है वो है सहसंबंध गुणांक। जब सहसंबंध गुणांक, ये हालांकि मैंने बताया नहीं आपको, 0.25 से 0.75 के बीच में हो, 0.25 से 0.75 के बीच में हो तो कैसा सहसंबंध होता है? आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। पूर्ण सहसंबंध होता है? नहीं। पूर्ण सहसंबंध कहाँ होता है? जहाँ पे मैंने बताया था r बराबर +1 है। और बिल्कुल ही ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से नेगेटिव जब होता है वो होता है -1 वाला, 0 वाला कोई सहसंबंध नहीं होता। तो ये +1 वाला है, 0 से 1 के बीच में है, तो इसको कहते हैं मध्यम सहसंबंध। क्या कहते हैं? मध्यम सहसंबंध। सहसंबंध गुणांक हमेशा रहता है किसके बीच में? एक प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक हमेशा किसके बीच में रहता है? ए ऑप्शन में दे रखा है आपके 0 और +1 के बीच, बी ऑप्शन में दे रखा है -1 और 0 के बीच, सी ऑप्शन दे रखा है -1 और +1 के बीच, और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर कौन सा होगा? ये पूर्णतः नेगेटिव, ये पूर्णतः पॉजिटिव, और इनके बीच में 0, यानी 0 तो इनके बीच में आना ही है वैसे ही। तो ये आपका ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। ठीक है, कुछ रिक्त स्थान के दे रखे हैं, जैसे सहसंबंध विभिन्न चरों के संबंध की गणना करता है कि नहीं करता? करता है। दूसरा, कीमत और मांग का संबंध, कीमत और मांग का संबंध धनात्मक है कि ऋणात्मक है?
तो मैंने बताया मांग बढ़ने पे कीमत बढ़ने पे मांग घटती है और कीमत घटने पे मांग बढ़ती है। ये इधर चले तो ये इधर, ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे। इसका मतलब इसको ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। प्रकीर्ण आरेख का मुख्य गुण है सरल होना, आकर्षक होना। प्रकीर्ण आरेख द्वारा दो श्रृंखलाओं के मूल्य के संबंध में तुरंत पता चल जाता है या नहीं पता चल जाता? देखते ही पता चल जाता है। और कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, कार्ल भाई साहब का सहसंबंध गुणांक का भी बताया था मैंने आपको। सूत्र पूछे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, n सिग्मा x और सिग्मा y, यही है ना। और वैसे वाला अंडर रूट में एक्स स्क्वायर वाला करें तो वो भी इसका सरल रूप, वो इसी का सरल रूप है, वो इससे अलग नहीं है। इसको जब करेंगे ना, क्योंकि ये जो होता है ना वर्गों का जो है x माइनस एक्स बार का वर्ग और उसका जो है वर्गमूल होता है, वही चीज़ सरल करके लिखा है। तो ये जो है ना आपके सवाल आगे एक आध सवाल सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा और आप लोग जो है ना अच्छे तरीके से कर देंगे, है ना। चलो मिलते हैं।